Hello everyone, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत वेस्पर सिद्धांत किन किन मुख्य बिंदुओं पर आधारित है और या वेस्पर सिद्धांत के मुख्य कौन कौन से नियम हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेस्पर सिद्धांत से रिलेटेड ही डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके बेसिक प्रिंसिपल्स का बेस्ड क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो इसका मुख्य बिंदु है वो ये है कि यदि किसी अणु का केंद्रीय परमाणु केवल बंदी इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा रहता है। ध्यान दें, सेंट्रल जो एटॉम है वो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ही घिरा रहे तो उसका जो शेप होगी वो नियमित होगी या रेगुलर होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, रेखीय यदि है तो इसका मतलब है कि वो दो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा जुड़ा हुआ है और उसमें sp संकरण होगा, तो इसकी आकृति फिक्स हो गई, रेगुलर हो गई, नियमित। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण हैं HgCl2, BeCl2। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। यदि वो तीन बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हुआ है तो इसकी आकृति होगी समतल त्रिकोणीय, ट्राईएंगुलर प्लेनर, और इसका संकरण होगा sp2। इसका उदाहरण है BCl3। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यदि चार बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा वो जुड़ा हुआ है तो वो टेट्राहेड्रल होगा, संकरण sp3 होगा, और इसके उदाहरण हैं यहाँ पर CH4 है, SnCl4 है। और इसी प्रकार से अगर पांच बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसकी आकृति ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगी, ये संकरण sp3d हो जाएगा। इसका मतलब ये है इस बिंदु का कि अगर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म ओनली बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हुआ है तो उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल मेटल एटॉम है उसका शेप निश्चित हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, जैसा अपन ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से देखा। दूसरा इसका बिंदु है, यदि अणु का केंद्रीय परमाणु बंदी और अबंदी, पहले नियम में तो केवल बंदी के द्वारा जुड़ा हुआ हो, सेकेंड नियम में ये कह रहा है कि यदि अणु का जो सेंट्रल मेटल एटॉम है वो बंदी और अबंदी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हुआ हो तो उसकी आकृति नियमित नहीं रहती है। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, उसकी आकृति में विकृतियां आ जाती हैं, और विकृतियों का जो क्रम होता है वो भी इस प्रकार से होता है। अगर लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा आकृति में विकृति आएगी, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर की तुलना में कम आएगी, और बॉन्ड पेयर है तो सबसे कम आकृति में विकृति पैदा होगी। तीसरा इसका जो नियम है वो यह है कि यदि ABX प्रकार के अणुओं में, इस प्रकार के कोई अणु हैं, ABX का मतलब है जैसे Pi3 है, PBr3 है, PCl3 है, ये ABX प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। इनमें अगर एक की विद्युत ऋणता बढ़ती है, जैसे ये यहाँ पर B की बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता है तो उसको B सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड B का जो बॉन्ड एंगल है वो घटा देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो B है उसकी बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी AB बॉन्ड का जो बंद युग्म है उसको B की ओर शिफ्ट कर देगी, और B की ओर शिफ्ट करने से क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है वो A से बंद दूर हो जाएगा, और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन बल कम हो जाएगा, अन्यथा बॉन्ड एंगल को बढ़ाने में सहायक होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल आप फास्फोरस के हैलाइड्स के देखें तो आप देखिए बॉन्ड एंगल किस प्रकार से
घटता जा रहा है। यहाँ देखिए PI3, तो इसका बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री। उसके बाद है PBr3, तो इसका 101 डिग्री। और इसी प्रकार से PCl3, तो इसका 100 ये हो गया। और उसके लास्ट में है PF3, तो उसका बॉन्ड एंगल 97.8 हो गया, क्योंकि जो F है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और अधिक होने के कारण बॉन्ड एंगल घट गया। चौथा इसका नियम है कि पूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन बल अपूर्ण भरे हुए कक्ष के बंदी इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। ध्यान दें कि अगर आपका फुलफिल कक्ष के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका जो रिपल्सन बल होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, वो अपूर्ण भरे हुए ऑर्बिटल के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में हमेशा अधिक होगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखें H2O और H2S में, तो H2O और H2S का उदाहरण देखेंगे तो H2O के जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है उसकी अधिकतम कैपेसिटी कितनी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, भराव क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन की है। और जल के अणु में ही ये 8 ही इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा रहता है। तो क्या होगा कि 2 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके विपरीत अगर आप देखें किसमें, H2S में, तो यहाँ देखेंगे कि जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है उसका d ऑर्बिटल उपलब्ध होने के कारण उसकी भराव क्षमता कितनी और बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी। तो टोटल 8 और 10 मिला के कितनी हो गई, उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की हो गई। और जबकि H2S में अगर आप सल्फर के देखेंगे तो इसके पास केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अर्थात इसका कक्ष अपूर्ण हुआ। और इससे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। और रिपल्सन कम होगा तो HS बॉन्ड एंगल HOH बॉन्ड एंगल की तुलना में घट जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है क्या कारण है कि H2O का बॉन्ड एंगल H2S से ज़्यादा होता है या H2S का बॉन्ड एंगल H2O से कम होता है। तो इसका कारण यही है, रिपल्सन फोर्स। नेक्स्ट नियम है इसका, यदि अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के लिए कक्षकों की एक से अधिक संभावित स्थितियां हों। ध्यान दें, यदि अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर हैं उनके लिए कक्षकों की एक से अधिक पॉसिबिलिटी किस पोजीशंस की हो, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कक्षक है उस स्थिति में रहेगा जहां लोन पेयर रिपल्सन की पॉसिबिलिटी न्यूनतम हो। और इनके आधार पर अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो आप देखिए यहाँ है NH3 में आप देखेंगे N के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में नाइट्रोजन के में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण तीनों हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बना लेगा और एक लोन पेयर बच जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इसका संरचनात्मक ये सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर ये तो आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लोन पेयर, और ये 3 इसके जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करके आपका सिग्मा बंध बना रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन हो रहा है। देखिए इस प्रकार से, और इसका रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो गया, 107 डिग्री। और इसकी जो स्ट्रक्चर है अमोनिया मॉलिक्यूल की, वो पिरामिडीय आणविक संरचना होती है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रोनियम का आप देखें तो हाइड्रोनियम की संरचना भी NH3 की भांति पिरामिडीय होगी, लेकिन यहाँ होगा क्या, प्रोटॉन के साथ एक अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के बंदी हो जाने के कारण, ध्यान दें, प्रोटॉन के साथ एक अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसके बंदी हो जाने के कारण लोन पेयर रिपल्सन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और उदाहरण अगर आप देखें तो ये है आपका SF4 अणु। इसके केंद्रीय परमाणु सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका लास्ट जो 3 मुख्य कोश है जो, तो उसमें देखेंगे कि लास्ट में आपके
3D0 और 3p4 हो रहा है। ये आपका नियमित जो निम्नतम ग्राउंड स्टेट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन इसी को अगर आप एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो क्या होगा कि जो 3p में एक कक्षक फुलफिल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 3D के एक कक्षक में चला जाता है और टोटल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक पूर्ण भरा हुआ कक्षक होता है और इसमें sp3d संकरण होता है। sp3d संकरण से आपको ये पता चल रहा है कि टोटल जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और संकरण में भाग लेंगे वो 5 कक्षक होंगे। तो ये S के लिए sp3d संकरण का एक बॉक्स चित्र है। और अगर इसकी आणविक संरचना देखें तो आपकी आणविक संरचना में इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा, जिसमें 3 तो आपको कैसे दिखाई देंगे, भूमध्यीय sp3d संकरण से त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में 5 कक्षक बनेंगे। उनमें से 6 इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करना है और किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, जो क्या करेंगे, सल्फर के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे। और यह कक्षक इक्वाटोरियल या भूमध्य होता है, क्योंकि इस स्थिति में अणु कम से कम रिपल्सन बल महसूस करता है और यही स्थिति स्थायी होनी चाहिए। इसका आकार एक विकृत, जिसे कहें डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल जैसा प्रतीत होता है और इसकी TeCl4 की आकृति भी इसी प्रकार की होती है। इस आकृति में भूमध्यीय और अक्षीय या कहें इक्वाटोरियल एंड एक्सियल कक्षकों के मध्य जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे आपके 90 डिग्री के स्थान पर कितना हो जाएगा, 89 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री के स्थान पर 89 डिग्री हो गया। और दोनों अक्षियों के मध्य क्या हो गया, 180 डिग्री के स्थान पर 177 हो गया। दोनों अक्षीय हैं ये, तो इनके मध्य 180 के स्थान पर 177 डिग्री हो गया। और भूमध्य, दो भूमध्य कक्षकों के मध्य 120 के स्थान पर 118 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार से आप ClF3 का भी उदाहरण देख सकते हैं। ClF3 में भी क्या हो रहा है, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है ClF3 में, क्लोरीन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि जो पहले लिखा होता है वो सेंट्रल एटॉम होता है। और क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो होगा 3s2 3p5 और 3d0। और निम्नतम अवस्था में देखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो इसका इस प्रकार से आपको बॉक्स चित्र के माध्यम से देखें, 3p के 2 ऑर्बिटल तो फुलफिल है, एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3d पूरा वैकेंट है। जबकि एक्साइटेड स्टेट में आप देखेंगे कि 3p के एक युग्मित इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन मूव करके 3d में चला जाता है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इससे ये होगा 2 युग्मित है तो इसका मतलब 2 लोन पेयर होंगे और ये sp3d संकरण होगा। आप अगर इसके डायग्राम देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी जो आकृति है वो त्रिकोण द्विपिरामिडीय आकृति में बने हुए 5 sp3d कक्षकों में हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और स्वाभाविक है कि इन्हीं 2 कक्षकों में लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और अब कौन से 2 कक्षकों में एकाकी या अबंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए 3 संभावनाएं। 3 संभावनाएं क्या हैं, इस प्रकार से 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि तीनों भूमध्य हों लोन पेयर और ये 2 ये अक्षीय हों Cl। एक ये हो सकता है ये 2 साइड में Cl हों और तीनों ये भूमध्य हों, और एक ये हो सकता है कि ये एक दूसरे से दूरी पर Cl हों। तो इस प्रकार से ये ICl2 की 3 संभावित संरचनाएं हो सकती हैं। और हमें हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम किसी का भी ये शेप और वो देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके पास कितने तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं
और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। क्योंकि जैसा अभी अपने नियमों में पढ़ा था, अगर उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी आकृति कैसी रहेगी, रेगुलर रहेगी। और अगर लोन पेयर उसके पास मौजूद हैं तो उसकी जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, डिस्टोर्टेड, विकृत हो जाती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने तो सबसे पहले किसी भी सेंट्रल जो एटॉम है उसका एटॉमिक नंबर देख के उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में देख लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। थैंक्स।